24 दिसंबर 1999 काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्दियों का सूरज ढल रहा था। हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह एक व्यस्त और भीड़भाड़ वाला दिन था और फ्लाइट IC 814 अपनी नियमित यात्रा के लिए तैयार हो रही थी। एक ऐसी यात्रा जिसे 3 घंटे से भी कम समय में पूरा होना था, लेकिन जो एक सप्ताह तक चलने वाले भयावह दुस्वप्न में बदल गई। यह एक एयरबस A300 थी, फ्लाइट IC 814, जिसमें 176 यात्री और 15 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह क्रिसमस ईव थी और अधिकांश यात्री अपने घर लौटकर उत्सव मनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ नवविवाहित जोड़े अपने हनीमून के लिए रवाना हो रहे थे, तो कुछ परिवार लंबे समय बाद मिलने जा रहे थे। सभी यात्री विमान में सवार हो गए, लेकिन हवाई अड्डे पर कुछ अजीब घटनाएं घटीं, जो सभी की नजरों से बच गईं। कोई भी सुरक्षाकर्मी शारीरिक जांच के लिए मौजूद नहीं था। 2 लगेज स्कैनिंग मशीनों में से एक खराब थी और फ्लाइट IC 814 को मात्र आधे घंटे के भीतर काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरने के बाद तुरंत वापस उड़ा दिया गया, मानो किसी चीज को जल्दबाजी में छिपाने की कोशिश की जा रही हो। बियॉन्ड द लेंस की वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम 4:10 पर पायलट देवी शरण घोषणा करते हैं और फ्लाइट IC 814 उड़ान भरती है। धीरे धीरे विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सुखद यात्रा के कारण सभी यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे और इसी बीच अलग अलग सीटों पर बैठे 5 आदमी आपस में संदेहजनक नजरें मिलाने लगते हैं। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, आतंक कॉकपिट पर कब्जा कर लेता है। 5 लोग जो चाकू, पिस्तौल, AK-47 और ग्रेनेड से लैस थे, हरकत में आ जाते हैं। एक भयावह दुस्वप्न की शुरुआत हो चुकी थी। वे यात्रियों को धमकी देते हैं, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो हम ऐसा शक्तिशाली विस्फोट करेंगे कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। हाईजैकर्स जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गए और पायलट्स को विमान को लाहौर, पाकिस्तान की ओर मोड़ने का आदेश दिया। कप्तान देवी शरण, एक अनुभवी पायलट, शांत रहे। कम ईंधन के कारण विमान में ईंधन भरना आवश्यक था। उनका पहला विचार निकटतम हवाई अड्डे अमृतसर में उतरने का था। यही मौका था, एक ऐसा क्षण जब अधिकारी विमान को रोक सकते थे और इस संकट को बढ़ने से पहले खत्म कर सकते थे। लेकिन किस्मत या फिर निर्णय लेने में देरी ने कुछ और ही तय कर रखा था। अमृतसर हवाई अड्डे पर हुई घटनाएं फ्लाइट IC 814 अपहरण के सबसे विवादित पहलुओं में से एक बनी हुई है। यह संकट को बढ़ने से पहले समाप्त करने का भारत का सबसे अच्छा अवसर था। विमान शाम 5:30 पर उतरा और अगले 45 मिनट तक अपहरणकर्ताओं को निष्क्रिय करने का एक मौका मौजूद था। हालांकि भारत की प्रतिक्रिया की विफलता में कई कारक योगदान देते हैं, जो थे: पहला, निर्णय लेने में देरी। तत्काल कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी यह बहस करते रहे कि बातचीत की जाए या विमान पर धावा बोला जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी स्थिति का आकलन कर रही थीं। दूसरा, समय पर NSG की तैनाती में विफलता। NSG मानेसर दिल्ली के पास स्थित थी और उसे एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता थी। हालांकि जब तक आदेश मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरा, विमान को रोकने का खोया हुआ मौका। अमृतसर प्रशासन विमान को रोक सकता था, जैसे रनवे पर गाड़ियां खड़ी कर देना या टायर पंचर कर देना, लेकिन उन्होंने यात्रियों को नुकसान पहुंचने के डर से ऐसा नहीं किया। चौथा, स्थानीय सुरक्षा बलों का अप्रभावी उपयोग। अमृतसर हवाई अड्डे पर पंजाब पुलिस और स्थानीय अर्धसैनिक बल मौजूद थे, फिर भी विमान को घेरने या निष्क्रिय करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। शाम 6:15 45 महत्वपूर्ण मिनटों की निष्क्रियता के बाद अपहरणकर्ताओं ने कप्तान शरण को विमान उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। उनको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। विमान बिना फ्यूल भरे अमृतसर से टेक ऑफ कर गया। अब अपहरणकर्ताओं के पास पूरी तरह से नियंत्रण था, यह जानते हुए कि भारत प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में विफल रहा। अगला स्टॉप लाहौर, पाकिस्तान।
भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। विमान के अंदर डर का माहौल था। यात्रियों को पीटा जा रहा था। एक व्यक्ति 25 वर्षीय रुपिन कटियाल चाकू के वार से बुरी तरह घायल था और खून बह रहा था। उसकी नब्ज हर मिनट घटती जा रही थी। जैसे ही विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, उम्मीदें कम होने लगी। लाहौर के अधिकारियों ने पहले लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि विमान में ईंधन कम है, तो उन्होंने आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति दे दी। विमान को तुरंत पाकिस्तानी कमांडो ने घेर लिया। कैप्टन देवी शरण ने पाकिस्तानी अधिकारियों से महिलाओं, बच्चों और घायल यात्रियों को उतारने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया, लेकिन कुछ घंटों के भीतर फ्लाइट IC 814 फिर से उड़ान भर चुका था। इस बार UAE के अल मिन्हाद एयरफोर्स बेस दुबई की ओर। भारत ने UAE से भारतीय कमांडो को विमान पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी, लेकिन UAE ने अपनी जमीन पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि वे कुछ यात्रियों और हाईजैकर्स द्वारा चाकू मारे गए यात्री रुपिन कटियाल के शव की रिहाई के बदले ईंधन देने के लिए तैयार हो गए। विमान को ईंधन भर दिया गया और वह उत्तर की ओर उड़ान भरने लगा। हाईजैकर्स की योजना अफगानिस्तान के कंधार में विमान उतारने की थी, जहां तालिबान का मजबूत नियंत्रण था। जैसे ही विमान कंधार में उतरा, उसे तालिबानी आतंकवादियों ने घेर लिया। भारत में सत्ता के उच्चतम स्तरों पर अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार एक दर्दनाक निर्णय का सामना कर रही थी। क्या उन्हें बातचीत करनी चाहिए या सख्त रुख अपनाना चाहिए? बंधकों के परिवार समाधान की गुहार लगा रहे थे। लोग भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस समय भारत का सबसे अच्छा विकल्प बातचीत करना था। भारत ने अपने 4 सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को बातचीत के लिए भेजा, जिनका नेतृत्व अजीत डोभाल ने किया, जो भारत के सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक है। अपहरणकर्ताओं की मांगें भयावह थीं। भारतीय जेलों में बंद 3 कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई, जिनमें मसूद अजहर भी शामिल था, जो बाद में दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक बना। भारतीय खुफिया एजेंसियां तेजी से जानकारी जुटाने लगीं। विमान तालिबान के कब्जे वाले इलाके में था, इसलिए कमांडो ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। सरकार के सामने कठिन फैसला था, आतंकवादियों को रिहा करे या निर्दोष जानों को खतरे में डाले। कई दिनों की तनावपूर्ण चर्चा के बाद भारत ने कैदियों को रिहा कर कंधार भेज दिया। अदला बदली के दौरान तालिबान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 31 दिसंबर 1999 को 7 भयावह दिनों के बाद बंधकों को आखिरकार आजादी मिली। परिवारों ने राहत की सांस ली और आंसुओं के साथ अपने प्रियजनों का स्वागत किया। लेकिन यह आजादी भारी कीमत पर मिली। अपहरणकर्ता अफगानिस्तान में गायब हो गए और मसूद अजहर, जिसे इस सौदे में रिहा किया गया था, ने बाद में भारत में घातक हमलों की साजिश रची, जिनमें 2001 का संसद हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद यह पाया गया कि ये 5 अपहरणकर्ता हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य थे, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन था। इस संगठन के अल-कायदा और तालिबान से घनिष्ठ संबंध थे। समूह का इतिहास भारत, अफगानिस्तान और पश्चिमी हितों के खिलाफ हमलों को अंजाम देने का रहा है। कई खुफिया रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने IC 814 के अपहरण के लिए लॉजिस्टिकल समर्थन प्रदान किया था। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर संदेह तब और गहरा गया जब अपहरणकर्ता कंधार पहुंचने के बाद सुरक्षित रूप से भागने में सफल रहे, जबकि उस समय कंधार पूरी तरह तालिबान के नियंत्रण में था। इससे अब सबके सामने खुलासा हो गया था कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान सरकार और ISI का ही हाथ था। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह गए। क्या भारत कुछ अलग कर सकता था? क्या अमृतसर वह मोड़ साबित हो सकता था जहां हालात बदल जाते?
क्या खुफिया एजेंसियां इस अपहरण को शुरू होने से पहले ही रोक सकती थीं? इन सवालों के जवाब आज भी डरावनी अनिश्चितता में छिपे हुए हैं। आशा है कि आपको बियॉन्ड द लेंस की यह वीडियो पूरी तरह पसंद आएगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे। आपके प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।